नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे पीएम का हाथ विकास का साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में चौथे ग्लोबल री इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट और एक्सपो 2024 का उद्घाटन करने पहुंचे। पीएम मोदी ने ग्लोबल री इन्वेस्टर रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट में प्रदर्शनी का दौरा किया है। पीएम मोदी अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ने वाली मेट्रो रेल सेवा के दूसरे फेज का शुभारंभ करेंगे और मेट्रो ट्रेन की यात्रा करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री कक्ष लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन कक्ष में 30 मेगावाट सौर प्रणाली, 35 मेगावाट बीईएसएस सौर परियोजना और मोरबी और राजकोट में 220 किलोवोल्ट सबस्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएमएवाई योजना तहत घरों के निर्माण का शुभारंभ करेंगे। वहीं अहमदाबाद कार्यक्रम में पीएम मोदी समाखेयाली, गांधीधाम और गांधीधाम आदिपुर रेलवे लाइनों के चौगुनाकरण, प्रतिशत सड़कों के विकास और अहमदाबाद शहर में फ्लाईओवर के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 3 दिनों तक यहां एनर्जी के फ्यूचर, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज पर सीरियस डिस्कशन होगा। 140 करोड़ भारतीय भारत को तेजी से टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज का ये इवेंट आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, एक बड़े विजन, एक बड़े मिशन का हिस्सा है। ये 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के हमारे एक्शन प्लान का हिस्सा है। और हम ये कैसे कर रहे हैं, इसका ट्रेलर थर्ड टर्म के हमारे पहले 100 डेज 100 दिनों के फैसलों में दिखता है। फ्रेंड, फर्स्ट 100 डेज में हमारी प्रायोरिटीज भी दिखती हैं, हमारी स्पीड और स्केल का भी एक रिफ्लेक्शन मिलता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री गुजरात के दूसरे दिन आज अपने दौरे के दौरान उन्होंने गांधीनगर में री इन्वेस्टमेंट समिट का सबसे पहले उद्घाटन किया। इस समिट में कम से कम 140 देश हिस्सा ले रहे हैं कि गुजरात में कैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, गुजरात में क्या इन्वेस्टमेंट के द्वार खोले जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से क्या गुजरात को बढ़ावा दिया जा सकता है और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करके गुजरात में इंडस्ट्री और तमाम व्यापार बढ़ाए जा सकते हैं। इस तरह के कम 140 देशों ने हिस्सा लिया था और इसमें समिट में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस समिट का उद्घाटन किया और इसके बाद प्रधानमंत्री दूसरे कार्यक्रम के लिए अपने निकल गए। उन्होंने गांधीनगर में ही सेक्टर 8 से मेट्रो का उद्घाटन किया और उस मेट्रो में प्रधानमंत्री मोदी ने सवारी भी की और सवारी जब की तो उन्होंने गिफ्ट सिटी तक उसका नजारा भी देखा। इसके साथ ही साथ मेट्रो के दूसरे प्रोजेक्ट का जो 20 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट बनना है, उस प्रोजेक्ट को शुरुआत करने के लिए उसका एक बार फिर उद्घाटन किया ताकि मेट्रो का दूसरा फेज शुरू हो सके। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, करीब 8 बजे के आसपास शाम को 6 बजे तक मेट्रो स्टेशन पर 7 यात्रियों को खाना जाना रहेगा। दूसरी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने से पहले एक आवासीय योजना का भी किया जो गुजरात के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बनाए गए हैं, उन फ्लैट्स का भी उन्होंने किया। इसके साथ ही साथ छात्रों के साथ युवाओं को भी साथ प्रधानमंत्री ने वार्ता की। तो आज प्रधानमंत्री का दूसरा दिन है। कल तीसरे दिन प्रधानमंत्री गुजरात से रवाना होंगे और
उड़ीसा जाएंगे, जहां भुवनेश्वर में कई परियोजनाओं का उनको उद्घाटन और शिलान्यास करना है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ और भी अपडेट आपसे लेंगे। बता दें कि चौथे ग्लोबल री इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी का आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहे प्रधानमंत्री। और अब बात करेंगे कश्मीर में अमित शाह की दहाड़। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रैली कर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पाताल में दफन कर देंगे। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस अब्दुल्ला परिवार को देशद्रोही कहा, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया, उमर अब्दुल्ला के दादा को वर्षों तक जेल में रखा, आज मोदी जी के सामने जीतने के लिए राहुल और अब्दुल्ला इलू इलू कर रहे हैं। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत किया। पूछना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला से कि आपकी 3 पुश्तों ने राज किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कभी मिला था? मोदी जी ने घाटी से लेकर मैदान तक सभी को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त दिया है। भारत के संविधान में अब धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। जम्मू कश्मीर में अब 2 विधान, 2 प्रधान और 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। मैंने जानबूझ कर कहा था मेरी पहाड़ियों में सभा जरूर लगाना। अभी अभी 90 की तरह प्रयास हो रहे हैं यहां आतंकवाद को फिर से मजबूत करने के। एनसी कांग्रेस ने कुछ वादे भी ऐसे किए हैं, उनकी सरकार आएगी तो इन आतंकवादियों को छोड़ देंगे। वीडीजी और एसपीओ के तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। 303 की पुरानी भारी राइफलों की जगह इनको एसएलआर से लैस कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक ऐसी सुरक्षा ग्रिड भी खड़ी कर रहे हैं, जितने लोगों को आने की इच्छा हो कहीं से भी आ जाए, सबका अंत यही पहाड़ियों में करने का काम हमारी सेना और हमारे जवान करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज अमित शाह ने कश्मीर में हुंकार भरी है और कई सवाल खड़े किए हैं। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ और तूफानी चुनावी दौरा चल रहा है। अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। किश्तवाड़, पारडेर और तीसरी चुनावी जनसभा को उन्होंने रामबन में संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर 2 पार्टियां थीं और 2 परिवार थे। अमित शाह ने सबसे पहले कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जो चुनाव लड़ रहे थे, कभी एक दूसरे को आतंकवादी और गाली गलौज करते थे। वहीं दूसरा उन्होंने कहा कि एक तरफ गांधी परिवार है तो दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला का परिवार है। अब्दुल्ला परिवार तो उस पर भी लगातार निशाना बांधते हुए अमित शाह ने कहा कि ये कभी लोग इतने सालों तक सरकारें चलाते रहे, जम्मू कश्मीर का इन्होंने कभी भला नहीं किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के बारे में काम करना शुरू किया, तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी अगुवाई में होने वाले प्रधानमंत्री ने लगातार यहाँ पर एक के बाद एक प्रोजेक्ट शुरू किए। इसके साथ ही उन्होंने लगातार ये कहा कि कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये कभी एक साथ दोनों दूसरों को आतंकवादी बताते थे और आज दोनों एक साथ गले में हाथ डाल के गले मिलते हैं और गलवहियां करके एक दूसरे के साथ इलू करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये कभी भी एक दूसरे के साथ रहकर भी जम्मू कश्मीर का विकास नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की अगुवाई में लगातार जम्मू कश्मीर में काम किए जा रहे हैं। यहाँ के छात्रों के लिए मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है, यूपीएससी की कोचिंगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, महिलाओं के लिए मुफ्त सिलेंडर की व्यवस्था की जा रही है, डल झील को बर्ड लेवल का पर्यटन केंद्र विकसित करने की बात की जा रही है, रोड बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इस तरह के तमाम दावों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज धुआंधार चुनाव प्रचार किया और जम्मू कश्मीर की जनता से अपील करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को घाटी में जिताइए और भारतीय जनता पार्टी से सरकार बनाइए। कहीं ऐसा न हो कि एक बार फिर
भारतीय जनता की पार्टी की सरकार बनने से चूक जाए और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बन जाए तो वही आतंकवाद सामने आए जिसको आजकल हम उसको पाताल में लगाने में लगे हैं। और जो आतंकवाद है, इशारा करते हुए कहा कि जो आतंकवाद को सह दे रहे हैं, जो आतंकवाद कर रहे हैं, वो यहाँ से चले जाएं, नहीं तो उनको पाताल में पहुंचा देंगे। इस तरह से वार्निंग और चुनौती भरी चेतावनी देते हुए भाषण को देखा जा सकता है। तो अमित शाह ने पूरी तरह से जम्मू कश्मीर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरे जोश और खरोश के साथ चुनाव प्रचार किया और अपील भी की जनता से कि उनके प्रत्याशियों को जिताया जाए। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि अमित शाह का जम्मू कश्मीर में चुनावी हुंकार, शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। और अब बात करेंगे ऐलान जारी, तय होगी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लव जिहाद, ईव टीजिंग और चेन स्नैचिंग की घटना होने पर बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक की जवाबदेही तय की जाएगी। अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था, त्योहार, विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान चेताया कि शासन स्तर पर रोजाना हर जिले की समीक्षा हो रही है, हर अधिकारी की गतिविधि की निगरानी की जा रही है। जन शिकायतों के निस्तारण में देरी और मिथ्या रिपोर्ट लगाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। योगी ने कहा, बीते वर्षों में प्रदेश में सभी त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हुए। आगे 12 वफात, अनंत चतुर्दशी के बाद पितृपक्ष है, वहीं 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र है, विजयादशमी है। यह समय संवेदनशील है, लिहाजा सतर्क एवं सावधान रहना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो भी आगामी त्योहार हैं उनको लेकर सतर्कता जो है वो बरती जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देर शाम जो है एक बड़ी बैठक करते हैं और बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा करते हैं। जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा की गई, आगामी त्योहार है और आगामी त्योहारों को लेकर के चर्चा की गई है, विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की गई है और आगामी जो चीजें हैं उनको लेकर के बहुत देर तक जो है लगभग 2 घंटे तक इस वार्ता जो है चलती रही। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है सौंदर्य का माहौल उत्तर प्रदेश में बना रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहारों का निर्वहन हो, इन तमाम चीजों को लेकर के टीमों को अलर्ट किया गया है। और साफ तौर पे जो माहौल जो है खराब करने वाले और शरारतपूर्ण जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ साफ तौर पे सख्त निर्देश दिए थे कि उनको कहीं न कहीं भी अगर सीसीटीवी कैमरे में अगर नजर आते हैं तो उनको वहां से गिरफ्तार किया जाए, इसके साथ साथ उनको वहां से हटाया जाए। तो इस तरीके से लेकर के समीक्षा बैठक की है कल देर शाम जो है। उस बैठक के बाद से जो है कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के चर्चाएं की गई हैं। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहार आ रहे हैं और होली नवरात्रि का, दीपावली का जो त्योहार आ रहा है उसको लेकर के जो समीक्षा है वो काफी महत्वपूर्ण हुई थी। इसको लेकर कानून व्यवस्था पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। साथ ही साथ जो योजनाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, योजनाएं जो अधूरी है उन पर काम करने के लिए कहा गया है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जवाबदेही तय होगी अगर इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हैं। और अब बात करेंगे कैसी तैयारी, भेड़ियों का आतंक जारी। बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिजनों के साथ छत पर लेटे पिपरी मोहन निवासी 13 से अरमान अली पर भेड़िया ने हमला कर दिया। अरमान की चीख सुन परिजन उठे और शोर मचाया तो भेड़िया भाग गया। भेड़िया के हमले से परिजनों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में किशोर को इलाज के लिए सीएससी महसी लेकर जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया है। हमले के बाद से लोगों में दहशत है। बता दें कि भेड़िए की दहशत में जी रहे 55 गांव के लोगों में विश्वास जगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महसी तहसील पहुंचे थे। प्रभावित क्षेत्र का हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण किया और फिर से सैया चूड़ामणि गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भेड़ियों के हमले में जान गंवाने वालों के परिजनों से मुलाकात भी की। हमारा लड़का क्या उम्र होगी? 8 साल। अच्छा, क्या हुआ? बच्चे को कैसे घाव हुआ, क्या हुआ? भेड़िया नोची से अरे नट्टी पकड़ी से, और नट्टी पकड़े बाद चिल्लान आए हैं। इसके बाद में 6-7 लोग पकड़ रहे हैं, बिच्छा में लेटा रहा और इसको लेकर चल दिया तो वो काट दिया, तब चिल्लान साल झूठी दिया, तब ये चिल्लान तब जान पाए। किसी ने देखा? हाँ देखे ना, हम भगाए हैं, कैसा था? लाल लाल बाल बड़े बड़े
मुंह काला है और देही लाल है। कहाँ काटा? ये नट्टी पर। नहीं आपने क्या भेड़िया की और कोई जानवर है? ना और कोई नहीं। हाँ। प्रिया ने हमला किया तो सो रहा था, तो हमने जब देख पाया रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, तब हमने उठी तो उसको भगाया, तो चिल्ला नहीं पाता। तो जब भगाए न हम तो वो उठा, तब उसका उठा के बैठा खटिया पर यहाँ, तो हम गेंद भगाएन तो उसका भगाए का तो लाइट जलाई देखें तो के सबका दाव हमला करे तो सब नोचा बना खून निकले, तो सबका जगाए हैं नहीं आए हैं सबको, तो देखिन तो मैंने पुलिस वाले आए हैं और मैंने परिवार के प्रधान आए नहीं रहा है, और मैंने सबको देखी नहीं तब रिफर करे नहीं, तो यहीं में महसी यहाँ दवाई वही भाई है, यहाँ से फिर बहरेज रिफर करते हैं। और अब बात करेंगे मिलेगी रफ्तार वंदे भारत के साथ। ताजनगरी आगरा को एक और वंदे भारत सुपरफास्ट का तोहफा मिला है। बता दें कि कैंट स्टेशन से वाराणसी तक वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। इसका शुभारंभ रेल राज्य मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू ने हरी झंडी दिखाकर किया। ताजनगरी से इलाहाबाद हाईकोर्ट और बाबा विश्वनाथ धाम वाराणसी के लिए काफी राहत मिलेगी। अब महज 7 घंटे में यह आगरा से वाराणसी की यात्रा पूरी करेगी, जो यात्रियों के लिए बेहद खुशी की बात होगी। बताते चले कि आगरा रेल मंडल को मिलने वाली यह चौथी वंदे भारत है। ताजनगरी आगरा को धर्मनगरी वाराणसी से जोड़ने के लिए रेलवे बोर्ड ने 1 वर्ष पूर्व आगरा वाराणसी वंदे भारत सेमी बुलेट ट्रेन को चलाए जाने की घोषणा की थी। ये तो उस ट्रेन को पिछली दिवाली पर चलाया जाना था, लेकिन कुछ कारणों से इसका संचालन नहीं हो पाया था। इस ट्रेन का ठहराव टुंडला, कानपुर और प्रयागराज स्टेशनों पर होगा। इससे बड़ी संख्या में यात्रियों को सफर करने में आसानी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? आज वंदे भारत की एक बड़ी सौगात आगरा वासियों को मिली है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअली हरी झंडी दिखाने के बाद आगरा को चौथी वंदे भारत ट्रेन मिली है और आगरा के लिए सौभाग्य की बात है। और आगरा से ही रेल राज्य मंत्री रवनीश बिट्टू ने हरी झंडी दिखाई और उनके साथ यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्टर एक्सप्रेसिंग बघेल थे और तमाम भाजपा के नेता और विधायक भी थे। आगरा कैंट पर होने वाले कार्यक्रम में तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे थे। 4:15 पर वंदे भारत ट्रेन आगरा से बनारस के लिए रवाना हुई। और बड़ी बात यह है कि आगरा जिस तरह से पर्यटन नगरी है और यहाँ पर टूरिस्ट जो विदेशी टूरिस्ट है उनकी भी तादाद ज्यादा रहती है और काशी विश्वनाथ के लिए भी यहाँ से टूरिस्ट जाता है, तो जो समय उनको लगा करता था वो समय की बचत यहाँ जरूर दिखाई देगी। और लगातार जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए वहाँ नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, और अपने हाथ में पंपलेट लेकर भी नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं। तो फिलहाल कुल मिलाकर 13वीं वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है और आगरा के लिए चौथी वंदे भारत ट्रेन है। यही शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए अजेंद्र। और बता दें आपको कि बड़ी सौगात जो है वो आगरा वासियों को मिली है। वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दी है आगरा वासियों को। अब वाराणसी के लिए आसानी होगी, जो राहगीर वहां से जाएंगे। और अब बात करेंगे मास्टर प्लान। सीएम का होगा ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराने की मांग की है। समय पूर्व चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की भूमिका अहम हो जाती है। बता दें कि दिल्ली में सियासी उठापटक जारी है। केजरीवाल के पद से इस्तीफा देने के बाद सियासी गलियारों में गर्माहट तेज हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। ये तमाम घटनाक्रम अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद हो रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जमानत दी है। वहीं अब सीएम पद की दावेदारी के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। बता दें कि उन नामों में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज, सुनीता केजरीवाल के नाम पर अटकलें तेज हैं कि आखिर कौन होगा अगला सीएम पद का दावेदार। उधर केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है। देश की सत्ताधारी भाजपा ने इसे पियाज टेंट करार दिया है। वहीं दिल्ली कांग्रेस ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की घोषणा को दिखावा बताया है। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो?
मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठ। तो केस यह भी लंबा चलेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, नए सीएम का ऐलान होना है और सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि आखिर दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अखिलेश जी, आवाज आ रही है? जी, अखिलेश जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। बता दें आपको कि चुनाव पर सियासत जारी है। चाहे को अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी कि आखिर दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। साथ ही साथ बीजेपी जो है वो इसे पीआर स्टंट बता रही है। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।